हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं। ठीक है, ये विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं, और आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। जनरल में जैसे रेलवे, बैंकिंग, BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पठार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो कब हुआ है? ये दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। ठीक है, जो दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है तो क्रिटेशियस युग में हुआ है ये सब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी थोड़ा। मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है मेघालय का पठार? तो जो मेघालय का पठार है वह प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ठीक है, जो ये राजमहल गारो गैप हो गया है, मालदा गैप, उसी के द्वारा पृथक हो गया। उल्लेखनीय है कि सिंधु गंगा के मैदान के दक्षिण में फैले त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि गंगा सिंधु के मैदान के दक्षिण में फैले त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। जो भारत का दक्षिणी भाग है, ठीक है, दक्षिणी भाग ऐसे फैला हुआ है, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, और उसी का विस्तार है मेघालय वाला एरिया। ठीक है, मेघालय का पठार जो गारो खासी जयंतिया वाला एरिया आता है वो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। ध्यान रखेंगे, पैलियोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है, पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, ये आर्केन से लेकर आर्यन समूह ऊपरी कार्बोनिफेरस फेरस तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इसी के मध्य धारवाड़ स्थलाकृतिक चक्र की भू अभिनतियों में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ। अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। A, B, C और D ये कौन सा भाग है?
वो देखना है। तो ये ए, बी, सी और डी, तो ये इनमें से है रिफ्ट घाटी क्षेत्र। ठीक है, ये ए क्या है, रिफ्ट घाटी क्षेत्र, नर्मदा तापी वाला रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। ठीक है, और बी कौन सा है, तो बी है छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। और सी कौन है, तो सी छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार पड़ जाता है। और डी कौन सा है, तो डी है वर्षा छाया क्षेत्र। ठीक है, ये डी जो है वर्षा छाया क्षेत्र है, वर्षा छाया क्षेत्र, सी आंसर हो जाएगा। रिफ्ट घाटी ए है, रिफ्ट घाटी, बी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान है। और सी कौन सी है, तो छोटा नागपुर का पठार है। और डी वाला एरिया ये वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ता है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालदा का पठार है। ठीक है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। ठीक है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो दंडकारण्य जो है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तटीय भाग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भारत की तट रेखा, तटीय भाग से संबंधित भारत की तट रेखा निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो वो है चेन्नई तट से। निम्नलिखित में किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो चेन्नई से, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कितना है, तो तट से 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो तट से 12 समुद्री मील तक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तट रेखा कुल लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है ना। अब लेकिन नए गणना के अनुसार कुछ और हो गया है। ठीक है, तो इसको नए गणना के अनुसार देखना पड़ेगा तट रेखा। अब थोड़ा मतलब कि आधुनिक मतलब कि जो पैमाना है उससे अब नापा जा रहा है तटों को, तो उससे अब ज़्यादा हो गया है, 11-12 हज़ार किलोमीटर ऐसे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे अभी ध्यान रखेंगे कि 7516 किलोमीटर ये पुराना वाला है, मतलब कि पहले जो गणना होता था, अब जो क्रीक है उसमें छोटे छोटे वैसे करके भी नापा गया है, तो अब थोड़ा चेंज हुए हैं डाटे, लेकिन ध्यान रखें कि 7516 किलोमीटर के आसपास था। 7500 इसमें आसपास दिया है, तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की तट रेखा है, तो भारत की तट रेखा इनमें 7516 के आसपास है ना, तो 7500 इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो स्टार बना दिया गया है। ठीक है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो आप लोग को पता है कि गुजरात का समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है, कि उसमें क्रीक ज़्यादा है ना, ऐसे 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 करके बहुत ज़्यादा क्रीक है, तो वो सबसे ज़्यादा लंबा हो जाता है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो गुजरात का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लंबे हैं, तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो वो हैं 9 राज्य जो हैं
भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य भारत के तट रेखा से लगे हैं, मतलब समुद्री सीमा लगती है 9 राज्यों से। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर किसका नाम था? तो हिंद महासागर का। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? तो हिंद महासागर का रत्नाकर नाम था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर ज्वेल ऑफ माइन से संबंधित किया गया है। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर सी होगा। पश्चिमी तट से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम, तो उत्तर से दक्षिण इनमें जंजीरा हो जाएगा सबसे उत्तर, उसके बाद सिंधुदुर्ग, उसके बाद कन्नूर, उसके बाद नागरकोइल हो जाएगा। ठीक है, तो जंजीरा, उसके दक्षिण में सिंधुदुर्ग, उसके दक्षिण में कन्नूर और उसके दक्षिण में नागरकोइल। ध्यान रखेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पे है। डी आंसर हो जाएगा। जंजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। ठीक है, सिंधुदुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। और कन्नूर कहाँ है? केरल के कन्नूर जिले में। और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। ठीक है, तो ये सबसे ये कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में, इसमें सबसे दक्षिण कन्नूर, ये तीसरा नागरकोइल का दिखाया गया ना। तो नागरकोइल ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? तो इस उक्ति में वर्णित स्थान जो है तमिलनाडु तट है। तमिलनाडु तट, ये आंसर हो जाएगा। आपको यत्र तत् कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? तो तमिलनाडु तट है। ये आंसर हो जाएगा। इस उक्ति से वर्णित स्थान तमिलनाडु तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं। तो ये भाग क्या द्योतित करते हैं? तो अंतर्जलीय उच्चावच रेखा द्योतित करते हैं। ठीक है, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, ये तटीय रेखा, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। ठीक है, प्रस्तुत मानचित्र भारत की अंतर्जलीय उच्चावच रेखा के अनुरूप है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इनमें से पश्चिमी तट पर कौन सा अवस्थित है? तो जंजीरा, उडुपी, ओरुविले और तूतीकोरिन में कौन पश्चिमी तट पर है? तो जंजीरा और उडुपी जो है पश्चिमी तट पर है। एक और दूसरा, मतलब कि ए आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। जंजीरा और उडुपी पश्चिमी तट पर है। देखिए, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में और ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में, और तूतीकोरिन तमिलनाडु के
दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, इसलिए ए आंसर सही होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर पुलिन और राज्य, कौन सा सागर पुलिन कहाँ पे किस राज्य में है, तो उसको देखना है। दीघा कहाँ है, दीघा पुलिन सागर पुलिन ये है पश्चिम बंगाल में। दीघा सागर पुलिन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, एक का। दूसरा, और गोपालपुर कहाँ है, तो गोपालपुर है उड़ीसा में। और कलांगुट कहाँ है, तो कलांगुट जो है, कलांगुट है गोवा में। और मरीना कहाँ है, मरीना तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए, सागर पुलिन और राज्य सागर दीघा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में और मरीना तमिलनाडु में। जैसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। देखिए, ऐसे प्रायद्वीपीय भारत है ना, दक्षिण वाला भाग, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी जो भाग होता है ये कोरोमंडल तट है, COROMNDL कोरोमंडल तट, और इधर है पश्चिम में मालाबार तट। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश वाला जो तट है, यहाँ देखिए, ये पूर्वी तट तमिलनाडु से, और आंध्र प्रदेश का तट क्या बोला जाता है, तो कोरोमंडल तट बोला जाता है पूर्वी तट। और पश्चिमी तट को क्या बोला जाता है, तो वो जो होता है मालाबार तट है। ठीक है, पूर्वी तट जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला तट है कोरोमंडल तट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी बोला जाता है, केप कोमोरिन कन्याकुमारी, तो क्या बोला जाएगा, ये भी पूर्वी तट ही है, तो वो भी कोरोमंडल तट ही हो जाएगा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो कोरोमंडल तट ही है, पूर्वी तट वाला ही पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग को पता है कन्याकुमारी को ही जाना जाता है केप कोमोरिन के नाम से, जो कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। और ऐसे सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आप लोग को पता है, बताइए। इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार बोलते हैं उसको, उसी में स्थित है इंदिरा पॉइंट, सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वीप समूह से संबंधित क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर या सैडल पीक स्थित है, तो कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। पल्यान शिखर सैडल पीक स्थित है कहाँ, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है, ये आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है, ये आंसर होगा। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 220 है, सी आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 220, सी आंसर होगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है,
लिटिल अंडमान और कार निकोबार को भी, ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है। और अंडमान का जो दक्षिणी सीमा है तो कौन सा है, लघु अंडमान द्वीप है, लिटिल अंडमान, और इधर कार निकोबार। ऐसे भी पूछा जा सकता है किसको अलग करता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, और ऐसे तो अंडमान को और निकोबार को, अंडमान को निकोबार द्वीप से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप। 10 डिग्री चैनल ही पूछ रहा है, 10 डिग्री अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो अंडमान एवं निकोबार को ही पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो किसको अलग करता है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप को। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ, तो बंगाल खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप अवस्थित है, ठीक है। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो वो है बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप अवस्थित है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ध्यान रखेंगे। राम सेतु शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोडी से शुरू होता है राम सेतु। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से, तो धनुषकोडी से शुरू होता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अरब सागर के द्वीप समूह से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अरब सागर के द्वीप समूह से संबंधित लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो आप लोग को पता है अरब सागर में स्थित है, ठीक है। देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इधर किधर, ये इधर पूरा भाग में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है इधर, और इस साइड में अरब सागर है, तो अरब सागर में ही यहाँ पे क्या है, तो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो इनमें से कौन प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो जो लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लक्षद्वीप ऐसे है फैला हुआ, तो ये दक्षिण और पश्चिम वाला एरिया हो गया ना, ठीक है। तो यहीं पे लक्षद्वीप अवस्थित है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, और यहीं पे लक्षद्वीप अवस्थित है ऐसे, तो ये क्या हो, यहीं पे ऐसे ऐसे दक्षिण पश्चिम भारत में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण पश्चिम भारत हो गया ना, दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है लक्षद्वीप टापू। केंद्र शासित यूटी में आता है, भारत के संघ प्रशासित क्षेत्र है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, तो प्रवाल उत्पत्ति का है, प्रवाल का बना हुआ है, ठीक है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, तो प्रवाल उत्पत्ति का है, ये आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं।
निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो वो है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप आता है, सी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि मटकल, अरनाला एवं हैनरे द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो इनमें से भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम द्वीप है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो वे है रामेश्वरम द्वीप, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वरम है, सी आंसर हो जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वीप और अवस्थिति कहाँ है? तो वो है बेंत स्योधर कहाँ है? तो बेंत स्योधर जो है वो कच्छ की खाड़ी में है। बेंत स्योधर कच्छ की खाड़ी में है। और पीरम कहाँ है? तो पीरम जो है खंबात की खाड़ी में है। देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। बेंत स्योधर कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। पीरम कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी में है। द्वारका कहाँ है? तो अरब सागर तट पर है। और दीव कहाँ है? तो काठियावाड़ तट पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेंत स्योधर कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। पीरम कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी में। द्वारका कहाँ है? तो अरब सागर तट पर है। और द्वीप कहाँ है? तो काठियावाड़ तट पर है। ध्यान रखेंगे। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ है? तो कच्छ के रण में है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। ध्यान रखेंगे। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद जो है भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये स्थिति कब का है? तो 26 जनवरी 2020 की स्थिति से भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये दादर नगर हवेली और दमन और दीव को जब एक स्टेट बना दिया गया, तब से स्थिति है अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर है महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे, लातूर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, वह यह क्या है? तो महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। पाट अंचल अवस्थित है कहाँ? तो झारखंड में अवस्थित है पाट अंचल। पाट रीजन कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में अवस्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तलैया झारखंड में स्थित है। ठीक है, झुमरी तलैया नाम आता है ना। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
भारत का कोहिनूर कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। ठीक है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। ठीक है, मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। डी आंसर हो जाएगा। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे और अपतृण वृक्ष और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्ट से बंधे अपतीर्ण वृक्ष और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फुमडी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फुमडी मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले मकान हैं। ठीक है, फुमडी जो है मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले मकान हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतीर्णों मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर किया जाता है। फुमडी विलुप्त प्राय हरिणी प्रजाति संगाई का हिरन जो है हिरन प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। ध्यान रखेंगे इसको। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को जाना जाता है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ये आंसर हो जाता है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ? तो बेंगलुरु में। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो पालनपुर गुजरात में है। सही सुमेलित है, पालनपुर गुजरात में है। औरंगाबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में। हुबली कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, हुबली कर्नाटक में और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश में मलनाड नहीं है। मालनाड आंध्र प्रदेश में नहीं, मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है। मालनाड जो है कर्नाटक का पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। अतः मालनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। और बाकी देखिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मैदान है, झारखंड में छोटा नागपुर पठार तो पता ही है आपको कि झारखंड में है। और महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा था, जब देख रहे थे रिफ्ट घाटी और छत्तीसगढ़ का मैदान और छोटा नागपुर प्रदेश देख रहे थे, तभी देखा था कि महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश मिला था आपको। ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशों में अवस्थित है? तो इनमें प्रश्न काल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। सभी विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त कौन सा? हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद व करनाल जिले। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत जिले। और राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर, भरतपुर जिले शामिल हैं।
खुर्जा नगर बुलंदशहर में आता है। स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के तहत शामिल नहीं है। हरियाणा के अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर डी सही है। डी 2, 3, 4 सही है। मतलब खुर्जा, करनाल और रोहतक शामिल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, अम्बाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है तो पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है। ठीक है, हरियाणा का भाग शामिल है, राजस्थान का भाग शामिल है, उत्तर प्रदेश का भाग शामिल है, लेकिन पंजाब का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई पश्चिम से पूर्व यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम है। तो इनमें से पश्चिम से पूर्व की यात्रा करें तो बीकानेर राजस्थान वाले एरिया में, फिर अलीगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है ना अलीगढ़। हाँ, तो राजस्थान से पूरब में ही बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश मिलता है। ये दरभंगा तो उत्तर प्रदेश से पूरब में ही पड़ता है ना, बिहार का इलाका है दरभंगा। इन नौगांव कहाँ है, नौगांव असम में पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है, तो यही सही हो जाएगा, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव। देखिए यहाँ पश्चिम से पूर्व उपयुक्त शहरों का सही क्रम इस प्रकार है, बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, दरभंगा बिहार में, नौगांव असम में है। तो ऐसे देखिए, जब राजस्थान ऐसे पश्चिम वाले एरिया में पड़ता है भारत के। ठीक है, फिर इधर बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश पड़ता है, उसमें अलीगढ़ है, फिर उसके पूरब में पड़ता है, फिर बिहार पड़ता है, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका और भी नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, वहाँ नौगांव है, तो यही हो जाएगा क्रम, बी वाला आंसर, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव। ध्यान रखेंगे, थोड़ा मैप को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, ये सब करवाया भी गया है कुछ, उन सब को भी देखिए जा कर के। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र ABCD चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। ABCD ये किसको निरूपित करते हैं, तो बारामूला ये जो है बारामूला, B श्रीनगर को निरूपित करते हैं, और C किसको, ये C है तो अनंतनाग को, और D जो है ये कारगिल वाला इलाका है। कारगिल अब तो चला गया है उसमें ना, कारगिल लद्दाख वाले एरिया में, लेह और कारगिल, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम, तो इनमें सही अवरोही क्रम, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार तो है ये राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र ना, तो इनमें राजस्थान नहीं है, तो मध्य प्रदेश सबसे उससे छोटा, फिर महाराष्ट्र नहीं है तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। देखिए इस अनुसार होगा।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो इन राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में तमिलनाडु इनमें सबसे बड़ा है। नहीं, सबसे कम वाला पूछ रहा ना, क्षेत्रफल सबसे कम है तो तमिलनाडु इनमें सबसे कम है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कई बार नहीं पूछा जाता है कि नहीं कौन नहीं है, तो नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा वो ध्यान रखेंगे। किसका क्षेत्रफल, जैसे अभी गलत हो रहा था, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ऐसे कई बार मिस्टेक हो जाता है ना, तो ऐसे पढ़े सबसे अपने मन से भी हो जाता कि सबसे अधिक पूरा पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ेंगे। सबसे कम तो तमिलनाडु का। इन राज्यों में क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, यही क्रम है, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी उपयोगी वीडियो पाने के लिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।